नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहै। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं और इसीलिए मास्क लगाए रखना बहुत जरूरी है। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहनें। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि कोरोना से इस वक्त लड़ाई में यह मास्क ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है और इसीलिए नेताओं से भी अपील की है कि आप मास्क लगाएं। तमाम रैलियों में और तमाम ऐसे सभाओं में भी आप मास्क पहने और लोगों से भी मास्क पहनने के लिए कहें। कैजुअल अप्रोच सोसाइटी में इमर्ज की है, लापरवाही का फैक्टर बहुत ज़्यादा आया है। सभी से यही कहना चाहूँगा कि कृपया ख्याल रखें, मास्क पहने। और एक बड़ी खबर इस वक्त की, देश में कोरोना बेकाबू हो गया है और देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,15,000 नए मरीज सामने आए हैं और यह दूसरी बार है जब देश में कोरोना केस एक दिन में 1 लाख के पार पहुंच गया है। 2 दिन पहले यानी कि 5 अप्रैल को ही देश में 1,03,000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज सामने आए थे, लेकिन इस बार पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए यह आंकड़ा अब 1,15,000 के भी पार पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, महामारी की चपेट में आने से 24 घंटे के भीतर ही 630 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है और यह हालात तब है जब देश भर में जोर शोर से लोगों को वैक्सीन लगाने का काम किया जा रहा है। कैजुअल अप्रोच सोसाइटी में इमर्ज की है, लापरवाही का फैक्टर बहुत ज़्यादा आया है। बहुत स्थानों पर कहीं इलेक्शंस हुए हैं, पंचायत इलेक्शंस हैं, दूसरे इलेक्शंस हो रहे हैं, कहीं पर कुंभ है, कहीं ट्रैवल इत्यादि बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऑफिसेज खुल गए हैं और लोग भी बहुत बाहर जा रहे हैं, सोशल फंक्शंस कर रहे हैं, मैरिजेस में नियम नहीं फॉलो कर रहे हैं। मास्क को मैरिजेस में 90% लोग दिखते हैं, मैरिज में मास्क को नहीं इस्तेमाल करते हैं। ट्रेन्स में, बसेस में भी जो है, विशेषकर जहाँ इतना ज़्यादा कांटेक्ट की संभावना होती है। एक और बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में अगर आप अकेले कार में भी सफर कर रहे हैं तब भी मास्क लगाकर रखना बहुत जरूरी है। अगर नियम तोड़ा तो चालान किया जाएगा। एक याचिका में निजी कार में अकेले जा रहे व्यक्ति के लिए मास्क पहनने के नियम को चुनौती दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने अपने आदेश में माना कि कार एक पब्लिक प्लेस है। इतना ही नहीं, मास्क ने अपने बहुत जरूरी इसे बताया है और कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मास्क एक सुरक्षा कवच है जिससे कोरोना को रोकने में मदद मिलेगी। हाईकोर्ट ने कहा है कि मास्क पहनना कोरोना को रोकने का सबसे पहला उपाय है जिससे लाखों लोगों की जान बचाई जाएगी। लेकिन ऐसे में जब खुद कोर्ट ने कह दिया है कि आप अकेले भी कार में सफर करते हो तो भी आप मास्क लगाकर ही चलें, क्योंकि कार प्राइवेट जगह नहीं, एक पब्लिक प्लेस है। भवानी सिंह हमारे सहयोगी जयपुर से जुड़ रहे हैं, दिल्ली में जावेद मंसूरी हैं और किस तरीके से देश भर में कोहराम मचा हुआ है उसकी बान की कई और राज्यों से। लेकिन जावेद, जो बेहद अहम फैसला दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया है कि अब कार में आप ये दलील नहीं दे सकते कि हम अकेले हैं इसलिए मास्क नहीं लगाएंगे, साथ ही ये भी बात कह दी कि अगर आप घर में बुजुर्गों के साथ रह रहे हैं तो भी मास्क लगाएं। क्या और बातें विस्तार से कही गई है कोर्ट के आदेश में? देखिए, बहुत स्पष्ट हाईकोर्ट ने कर दिया है कि अगर आप कार में अकेले हैं तो आपको मास्क पहनना होगा। ये दलील दी गई थी कि कार में आप जब अकेले हैं तो संक्रमण का खतरा नहीं होता, लेकिन साफ तौर पर कहा है कि कार बेशक प्राइवेट हो सकती है लेकिन जो जगह है वो पब्लिक प्लेस है, लिहाजा आपको कार के भीतर अकेले होने पर भी मास्क पहनना पड़ेगा। अभी तक दिल्ली में जो चालान होते थे, कार में अगर कोई शख्स बिना मास्क के अकेला बैठा है तो उसका चालान नहीं होता था। अब उन लोगों का भी चालान किया जाएगा जो कार में अकेले बिना मास्क के चलते हैं। तो ऐसे हमने बहुत लोग उलझते हुए देखे भी थे जो नियम में फंसते थे, लेकिन अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि अगर आप कार में अकेले हैं तो आप मास्क पहनेंगे। और साथ ही ये भी कहा है कि जो घर के बुजुर्ग हैं, घर में आप रहें तो भी मास्क
पहने। तो ये स्थिति अब स्पष्ट हो गई है, क्योंकि दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले 5000 से आगे हैं। 5100 कल मामले सामने आए थे। स्थिति को समझा जा सकता है, लिहाजा ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है कि जो ये स्पष्ट कर दिया, इसको पालन भी जो जिला प्रशासन की टीमें हैं वो जगह जगह पर कराएंगी। तो अब ये बिल्कुल साफ है उन लोगों के लिए कि आपको मास्क आकार के भीतर अकेले तो पहनना पड़ेगा। इस आदेश में ये साफ करने की कोशिश की गई है, समझाने की कि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, चालान काटे जाएंगे और अब आपकी जान आपके हाथ में है, दूसरे लोगों की भी परवाह आप करें। लेकिन जो सबसे ज्यादा दिक्कत है वो महाराष्ट्र में है, क्योंकि देश भर में कोरोना के जितने मामले सामने आते हैं आधे से ज्यादा महाराष्ट्र में आ रहे हैं और महाराष्ट्र के पुणे में तो हालात और बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। और आलम यह है कि अब अस्पतालों में वेंटिलेटर और आईसीयू बेड समेत तमाम जरूरी चीजों की कमी भी पुणे में महसूस की जाने लगी है। कोरोना मरीजों के लिए बनाए गए अस्पताल पूरी तरह से पुणे में भरे दिखाई दे रहे हैं। नए मरीज अब दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, उन्हें बेड नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना पुणे में करना पड़ रहा है। किस तरह के हालात हैं हमारे सहयोगी विवेक बता रहे हैं। पुणे में कोरोना की हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं और इस समय हम पुणे सिटी के सबसे बड़े कोविड सेंटर के बाहर खड़े हैं और जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर जितने भी बेड है और वेंटिलेटर है पूरी तरह से भर चुके हैं और मरीजों की जो आने की जो नंबर्स हैं वो लगातार यहाँ पर जारी हैं और हालात धीरे धीरे बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक पीड़ित परिवार है जो रात भर से परेशान था अपनी दादी को एडमिट कराने के लिए, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ऋषिकेश। बताओ कि आपकी दादी पॉजिटिव है तो फिर घर में और कौन कौन, कितना बड़ा चैलेंज था दादी को एडमिट कराना? बहुत चैलेंजिंग है अभी की सिचुएशन, पुणे की सिचुएशन, महाराष्ट्र की सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे एंड हॉस्पिटल सारे फुल है, अभी एक भी बेड अवेलेबल नहीं है। आपको बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है ये, क्योंकि बेड अवेलेबल नहीं है, ना ही कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कोई बेड अवेलेबल है, पूरा फुल है अभी सिचुएशन। ये बताइए कि आप अपनी दादी की जो उनकी उम्र कितनी और कितनी देर से उनके लिए बेड ढूंढ रहे थे और कितनी परेशानी झेलनी पड़ी? दादी की उम्र अभी 74 है और मैं रात से उनका जब ऑक्सीजन लेवल कम हुआ रात को 12 बजे उनका ऑक्सीजन लेवल कुछ तो 83 हुआ था, उसके बाद से मैं सर्च कर रहा हूँ एंड अभी मुझे एक बेड मिल गया। तो आपने कितने हॉस्पिटल गए, कितनी जगह ट्राई किया? मैंने कम से कम 15-20 हॉस्पिटल में गया, उससे ज़्यादा कॉल्स किए हॉस्पिटल में। कोई हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, कोई हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लेवल का बेड नहीं है। पुणे में बड़ी दिक्कत और पुणे से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पुणे में कोरोना का कहर इस कदर बढ़ चुका है कि अब पुणे में सेना से मदद मांगी गई है कोरोना से निपटने के लिए। पुणे प्रशासन ने आर्मी से मांग की है कि आप अपने अस्पताल हमें सहयोग के लिए दें, क्योंकि पुणे में आर्मी का अस्पताल है 335 बेड का, 15 वेंटिलेटर इस अस्पताल में मौजूद हैं और अब ये नाकाफी होते जा रहे हैं जो पुणे शहर में अस्पताल दिए गए थे कोरोना के लिए। इसलिए अब आर्मी से मदद मांगी गई है और म्युनिसिपल कमिश्नर जो पुणे के हैं उन्होंने ये उम्मीद भी जाहिर की है कि शाम तक ये मदद आर्मी से हो सकता है उन्हें मिलनी शुरू भी हो जाए। लेकिन अब नौबत पुणे में यहां तक आ चुकी है कि आर्मी से मदद मांगी गई है। कोरोना का कहर बढ़ता चला जा रहा है, बेड तमाम भर चुके हैं। विवेक हमारे सहयोगी पुणे में मौजूद हैं। विवेक, ये बेहद अहम खबर, हालात इतने बिगड़ चुके हैं कोरोना से पुणे में कि आर्मी से मदद मांगी गई है। किस तरह की मदद की उम्मीद की जा रही है? हाँ बिल्कुल सीखा प्रशांत, आपने देखी अब हालत जो पुणे के हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं और आपको बताना चाहेंगे पूरे शहर में 445 वेंटिलेटर हैं और हालत अभी ऐसी है कि 445 वेंटिलेटर पूरी तरह से भरे हुए हैं मरीजों से। अब वजह है कि जो पुणे के म्युनिसिपल कमिश्नर विक्रम कुमार उन्होंने ये जानकारी दी है कि अब आर्मी से मदद मांगी जा रही है कि पुणे की जो सर्दन कमांड है, पुणे का एक बड़ा आर्मी का बेस है पुणे में और आर्मी का यहाँ पर एक बड़ा अस्पताल है जिसमें 335 बेड हैं और 15 वेंटिलेटर हैं। अब यही वजह है कि जिस तरीके से मरीजों की तादाद लगातार पुणे में बढ़ रही है, वही वजह है कि पुणे म्युनिसिपल कमिश्नर ने आर्मी से मदद मांगी है और बाकायदा एक रिक्वायरमेंट लेटर भी भेजा और उम्मीद की जा रही है कि शाम तक आर्मी का जो पूरा अस्पताल है, जो बड़ा अस्पताल है, वो पुणे म्युनिसिपल या पुणे के प्रशासन को दे दिया जाएगा ताकि जो पुणे में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं वो सभी मरीज और जो सीरियस मरीज, क्या दूसरा मतलब ये भी निकाला जाए कि पुणे में जो कमिश्नर हैं अब वो ये मान रहे हैं कि ये रफ्तार पुणे में और बढ़ सकती है, मरीज बड़ी तादाद में अस्पताल तक पहुंच सकते हैं। इसका मतलब क्या ये भी है, इसलिए एहतियातन आर्मी से मदद भी मांगी गई?
बिल्कुल सही प्रशांत, आपने देखिए इस पूरे मामले में जब हमने पुणे म्युनिसिपल कमिश्नर विक्रम सिंह से बातचीत की, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो कंट्रोल करने की पूरी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मरीज की तादाद और मरीज के नंबर बढ़ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले हैं, क्योंकि जो नंबर की उम्मीद करते वैसे नंबर्स अभी आ नहीं रहे हैं, बल्कि उम्मीद से ज़्यादा जो नंबर्स आ रहे हैं, इसकी वजह से जो मरीजों की संख्या वो लगातार बढ़ती जा रही है। और हालात ऐसे हो गए हैं कि सरकारी अस्पताल के साथ साथ जितने भी प्राइवेट अस्पताल है वहाँ पर भी प्राइवेट बेड और जो वेंटिलेटर है वहाँ पर एक भी बेड और वेंटिलेटर खाली नहीं है। जो चौंकाने वाली खबर ये थी कि 445 बेड पूरे पुणे के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में है। 445 के सभी वेंटिलेटर बेड है वो पूरी तरह से भरे हुए हैं। यही वजह है कि अब पुणे म्युनिसिपल कमिश्नर ने आर्मी से मदद मांगी है और उनको उम्मीद है कि शाम तक आर्मी का जो अस्पताल है पुणे में, जिसमें 335 बेड है, अब 15 वेंटिलेटर हैं, वो पूरा अस्पताल है पुणे प्रशासन को दे दिया जाएगा ताकि जो कोविड के मरीजों हैं उनका अच्छे से इलाज हो सके। और ये वो स्थिति है जिसे समझने की भी जरूरत है कि आखिर क्यों बार बार ये कहा जा रहा है कि कोरोना नियमों का आप पालन करें, क्योंकि स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। और खासतौर पर महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में तो कोरोना बेकाबू दिखाई दे रहा है। और इसे देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाने का भी फैसला किया गया। धारा 144 तक लगा दी गई है ताकि लोग घरों में रहें, कोरोना की चपेट में आने से बच सकें। लेकिन इसके बावजूद महाराष्ट्र में कई जगह लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। मुंबई का दादर वो इलाका है जहां सब्जी मंडी की तस्वीर तो आश्चर्य में डाल देती है और देखकर ऐसा नहीं लगता कि कोरोना काल चल रहा है और कोरोना से लोगों को दिक्कत है या डर है। बाजार में भारी भीड़ दिखाई दे रही है और कोरोना तेजी से अपने पैर पसारता चला जा रहा है। कई जगह तो लोग मास्क पहनने में भी लापरवाही बरतते दिखाई दे रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी की बात लगातार कही जा रही है, लेकिन लोग इसे दूर छोड़ चुके हैं और भारी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी घूमते नजर आ रहे हैं। किस तरह के हालात हैं, पारस हमारे सहयोगी बता रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में कल से धारा 144 लागू कर दी गई है, मगर दादर सब्जी मार्केट का वही नजारा जो हर रोज देखने मिलता है। पब्लिक इतनी, लोग इतने कि पैर रखने की जगह तक नहीं है। कुछ लोग जो हैं बिना मास्क के दिखते हैं, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से उल्लंघन किया जाता है। वहीं सेक्शन 144 लगने के बाद एक जगह पे 5 लोगों का रुकना जो है वो नहीं होता है, मगर यहाँ पे पूरी तरीके से जो है मार्केट में इस सेक्शन का जो है, इस धारा का जो है पूरी तरीके से उल्लंघन किया जाता है। यहाँ आसपास आपको कोई भी बीएमसी या मुंबई पुलिस के कोई भी लोग नहीं दिखेंगे। वहीं कल जो है मार्केट जो है, पब्लिक मार्केट, पब्लिक प्लेसेस जो है वो पुलिस द्वारा बंद कराए गए थे और धारा 144 जो है वो लोगों को पालन कराया गया था। मगर आज का नजारा कुछ और है। सुबह 7 से लेके शाम को 8 बजे तक ये जो धारा है सेक्शन 144 वो लागू करने के लिए कहा गया है, मगर 7:30 बजे हैं सुबह के और यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो है सेक्शन 144 की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कुछ लोग जो हैं यहाँ पे पूरी तरीके से भीड़ लगा के बैठे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रशासन कहाँ है, बीएमसी कहाँ है, क्यों जो है बीएमसी यहाँ आके कार्रवाई नहीं कर रही है। कैमरामैन रितेश पाटिल के साथ पारस दामा, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाराष्ट्र में ही ये दिक्कत है, बल्कि कई और राज्यों में कोरोना से दिक्कत बढ़ती चली जा रही है और राजस्थान उन्हीं में से एक है, जहां राजस्थान में 2236 नए मरीज आए हैं और इसीलिए सरकार की मुश्किल बढ़ गई है। सरकार ने अब सख्त कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं जो लापरवाही बरत रहे हैं उनके खिलाफ। उसके बावजूद कई जगह लोग बेपरवाही से घूमते नजर आ रहे हैं। अकेले जयपुर में ही एक दिन में 413 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और राजस्थान में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 16,140 तक पहुंच गई है, जबकि एक दिन में ही 13 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान भी गंवा दी है राजस्थान। भवानी सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। भवानी, तेजी से राजस्थान में कोरोना पैर पसारता चला जा रहा है, क्या शासन और प्रशासन को महसूस हो रहा है, क्या वजह है इसके लिए, कैसे रोकथाम की जाएगी, किस तरह के उपाय किए जा रहे हैं? देखिए प्रशांत, बिल्कुल तेजी से फैल रहा है। इस वक्त जयपुर में एक वैक्सीनेशन सेंटर पर हम हैं और राजस्थान में 25% बेड प्राइवेट अस्पताल में रिजर्व कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रिव्यू मीटिंग ली है और उसके बाद में अभी कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है जिसमें कुछ और फैसले लिए जाने हैं। नाइट कर्फ्यू का जो दायरा वो लगातार बढ़ाया गया। हमारे साथ डॉक्टर जगदीश सिंह है, यहाँ पर ये सरकारी अस्पताल है, इसके सुप्रिटेंडेंट है। डॉक्टर साहब बताएं, जिस तरीके से कोरोना तेज़ी से फैल रहा है, क्या वैक्सीनेशन की रफ्तार उसी तेज़ी से बढ़ रही है? हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार जितनी हम बनाए रख पाएँ उतना ज़्यादा ठीक है। हमारे अस्पताल में लगभग 150 वैक्सीन हर दिन लग रही है
और क्या अभी वैक्सीन पर्याप्त है या कहीं ऐसा आपको उसमें दिक्कत आ रही है? नहीं, अभी किसी तरह की कोई वैक्सीन की उपलब्धता में कोई दिक्कत नहीं है। एक हम देख रहे हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद में कुछ लोग लापरवाह हो जाते हैं। यहाँ से निकलते वक्त लोगों ने सोच रहे हैं कि वैक्सीन लगा लिया, मास्क हटा रहे हैं। तो आप क्या सलाह देंगे कि वैक्सीन लगाएं लेकिन मास्क भी लगाएं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे हर सेंटर पे, हर काउंटर पे ये बताया जाता है कि आपको वैक्सीन तो लगाना है, वैक्सीन के साथ साथ बाद में मास्क लगाए रखना उतना ही ज़रूरी है जितना वैक्सीन लगाना है। सोशल डिस्टेंसिंग उसी तरह से बनाए रखनी है। हैंड सैनिटाइजेशन का, हाथों का, पैरों का तो धोने का जो सिलसिला है वो वैसे ही बनाए रखना है। जो तेज़ी से फैल रहा कोरोना, क्या उससे लोगों में जागरूकता आ रही है? वैक्सीन के लिए ज़्यादा आ रहे हैं? ऐसा नहीं है। ये जो ग्रुप अभी लिया है 45 to 60 ईयर्स वाले जो लोग हैं, ये मोस्ट प्रोडक्टिव ग्रुप है। मैं ये कहना चाहूँगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रुप है जिसमें ये लोग हर जगह जाते हैं। जैसे कोई भी काम है, सामाजिक कार्य है। तो आपको लगता है कि इस ग्रुप को अगर वैक्सीनेशन होगा तो कोरोना को कंट्रोल करने में काफ़ी कामयाबी मिलेगी? यस, मैं सोचता हूँ बिल्कुल। ये ग्रुप अगर वैक्सीनेट होता है तो ये समाज को भी एक मैसेज देगा। और प्रशांत, एक तस्वीर हम पीछे की बता देते हैं। देखिए कि ये वैक्सीन लगाकर लोग जो आए हैं यहाँ पर, अभी वैक्सीन लगी। माता जी, मास्क लगाइए, आपने वैक्सीन तो लगाया लेकिन मास्क लगाना भी ज़रूरी है। तो जाहिर तौर पर ये जागरूकता ज़रूरी है कि मास्क लगाएं लेकिन वैक्सीन लगाएं, लेकिन जागरूक रहें, मास्क भी लगाएं। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि चल रही है और यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा भीड़ नहीं हो, इसलिए यहाँ पर अस्पताल के गेट पर भी 10 को ही एंट्री दी जा रही है। वैक्सीन लगाते वक्त भी ज़्यादा भीड़ नहीं हो। आप देख सकते हैं 2 ही खड़े हैं, एक को वैक्सीन लग रही है, एक इंतज़ार में। कैसा वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं? आपको लगता है कि कोरोना? एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है नक्सली हमले से जुड़ी जो छत्तीसगढ़ में हुआ था। बंदी एक जवान को बना लिया गया है नक्सलियों की ओर से, जिसकी तस्वीर अब जारी की गई है। सीआरपीएफ के इस जवान को जिसने बंदी बनाया है नक्सलियों ने, उसकी तस्वीर जारी की गई है। और साथ ही साथ जो मीडिएटर होंगे अब बातचीत के लिए, उनकी लिस्ट मांगी है इन नक्सलियों ने और उन्होंने कहा है कि इन्हें सुरक्षित रखा गया है। लेकिन ये पहली बार अब इस जवान की तस्वीर भी जारी की गई है नक्सलियों की ओर से। पत्तों की बनाई गई एक झोपड़ी नुमा जगह में जवान बैठा हुआ नजर आ रहा है सीआरपीएफ का। और यह तस्वीर उन नक्सलियों की ओर से जारी की गई है जिनके साथ मुठभेड़ हुई थी और 23 जवान शहीद हो गए थे। कई नक्सली भी इसमें मारे गए, लेकिन सीआरपीएफ का ये जवान बंदी बना लिया गया था नक्सलियों की ओर से, जिसे वो अपने साथ ले गए। आदित्य राय हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। आदित्य, इस तस्वीर को जारी करने के साथ साथ नक्सली अपनी क्या बात अब तक सामने रख पाए हैं? प्रशांत, देखिए, नक्सलियों ने कुछ ही देर पहले ये तस्वीर जारी की है। नक्सलियों ने कहा है इस जवान को छुड़ाने के लिए एक मध्यस्थता की करने वालों की कमेटी जो है उसकी वो कमेटी बनाए और उन कमेटी में जो लोग होंगे उस कमेटी के लोगों के नाम घोषित करे। उसके बाद ही इस जवान को जो है वो नक्सली अपनी गिरफ्त से रिहा करेंगे। कुछ शर्तें जो है वो नक्सलियों की शर्तें, अभी तक शर्तों को लेकर नक्सलियों ने किसी प्रकार का कोई खुलासा नहीं किया है। लेकिन वो जो कमेटी बनेगी, जो सरकार जिस कमेटी में के लोगों के नाम जब नक्सलियों के सामने जाहिर करेगी, उन्हीं के सामने नक्सली अपनी शर्तें रखेंगे और उसी के बाद इस जवान को रिहा किया जाएगा। बड़ी बात यह है आदित्य की क्या इस जवान की तलाशी में उस जगह का कुछ अंदाजा लग पा रहा है कि कहां इस जवान को रखा होगा नक्सलियों ने, जिनकी घेराबंदी लगातार की गई है, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी था? जी, ये जवान जो है प्रशांत, पुवर्ती करके एक इलाका है। नक्सलियों का जो मिलिट्री कमांडर है हिड़मा, जो उनका सरगना है हिड़मा, उसका गांव है पुवर्ती और पुवर्ती के पास बोमेलगुड़ा करके नाम की एक जगह है। ये पूरी तरीके से घनघोर जंगल है और नक्सलियों का गढ़ है। ये इलाका चारों तरफ से घनघोर पहाड़ों से, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर के घनघोर जंगल से घिरा हुआ है और इसके बीच बोमेलगुड़ा नाम का एक गाँव है और इसी गाँव में एक झोपड़ी में इस जवान को रखा गया है। पिछले 3 दिनों से ये जवान वहीं पर मौजूद है। पुवर्ती नाम का एक गांव है, हिड़मा का ये गांव है और नक्सलियों का घनघोर इलाका है, पूरा गढ़ है नक्सलियों का। उसी गांव में इस जवान को रखा गया है। बिल्कुल, लेकिन ये तस्वीर बेहद अहम है। राकेश मिन्हास, सीआरपीएफ का ये वही जवान है जो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। नक्सलियों ने जिन्हें बंदी बना लिया था और जो मुठभेड़ हुई थी 3 अप्रैल को, उस बीच कई नक्सली मारे गए थे, लेकिन हमारे कई जवान भी इसमें शहीद हुए थे। लेकिन अब राकेश सिंह को बंदी बनाया गया है और मध्यस्थ कौन होंगे बातचीत के लिए, उनकी लिस्ट नक्सलियों ने मांगी है और यह भी कहा है कि सशर्त उन्हें छोड़ दिया जाएगा सीआरपीएफ के जवान को। लेकिन आदित्य, जो सबसे बड़ा सवाल है
सरकार की क्या तैयारी है? छत्तीसगढ़ सरकार या प्रशासन किस तरह से अब आगे की तैयारी कर रहा है? कोई संकेत मिल पा रहे हैं? देखिए, अभी तक इसको लेकर सरकार ने प्रशांत किसी तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया है सरकार की तरफ से कि इस कमेटी में कौन शामिल होगा, किसको मध्यस्थता करने के लिए सरकार भेजेगी और कौन नक्सलियों से बातचीत करेगा। कुछ 2 दिनों पहले स्थानीय पत्रकारों के 3 दल नक्सलियों से मिलने के लिए जंगल में गए थे, लेकिन नक्सलियों ने इन स्थानीय पत्रकारों से साफ कह दिया कि वो सरकार के नुमाइंदों के अलावा और किसी भी व्यक्ति से किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं करेगी, कोई डील नहीं करेगी। सरकार एक कमेटी बनाए मध्यस्थता करने वालों की और उसी के बाद जो है आगे की बातचीत की जाएगी। स्थानीय पत्रकारों के जो 3 दल गए थे, स्थानीय पत्रकारों के तीनों दलों को जो है नक्सलियों ने वापस लौटा दिया है। और अब जब तक सरकार मध्यस्थता करने के लिए एक स्पेसिफिक कमेटी नहीं बनाती, इसमें कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, कुछ स्थानीय पत्रकार हो सकते हैं, और जब तक इन लोगों की कमेटी नहीं बनाई, जब तक ये लोग नक्सलियों से मध्यस्थता नहीं करेंगे कि उनकी क्या शर्तें हैं, वो क्या चाहते हैं, जवान को किस शर्त पर वो छोड़ना चाहते हैं, तब तक इस मामले में किसी तरीके की कोई बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। प्रशांत, दर्शकों की जानकारी के लिए हम एक बार फिर बता दें, ये तस्वीर सीआरपीएफ जवान राकेश सिंह की है, राकेश मिन्हास, जिसे कि नक्सलियों ने बंदी बना लिया है और ये जवान नक्सलियों के कब्जे में है। ये दावा नक्सलियों ने किया है इस तस्वीर को जारी करते हुए। साथ ही साथ ये कहा है कि कुछ शर्तों के साथ हम सीआरपीएफ के इस जवान को रिहा कर देंगे, लेकिन शर्तें क्या होगी, बातचीत कौन करेगा, उसके लिए वो मीडिएटर टीम में कौन कौन लोग होंगे, उनकी लिस्ट नक्सली अब चाहते हैं। लेकिन सबसे अहम बात ये कि 3 अप्रैल को जो मुठभेड़ हुई थी, हमारे कई जवानों को अपनी शहादत देनी पड़ी थी, कई नक्सली इसमें मारे गए थे, घात लगाकर हमला किया गया था टीम पर। लेकिन राकेश्वर के परिवार का क्या कहना है, ये आप सुन लीजिए। हमारे साथ उनकी मदर और पत्नी है। पहले वाइफ से बात करते हैं। आप बताइए कि क्या उम्मीद आपको है कि सरकार क्या करे? हमें यही उम्मीद है कि सरकार उनको जल्द से जल्द वापस लाए, सुरक्षित लाए। आपकी कब आखिरी बार बात हुई थी और क्या कहा था? मेरी शुक्रवार को बात हुई थी रात को 9:30 बजे। यही बोला था कि मैं ऑपरेशन ड्यूटी पे हूँ, जा रहा हूँ, मैं अपना खाना पैक कर रहा हूँ, मैं कल आके बात करूँगा। तो उसके बाद जब पता चला तो क्या क्या हुआ? अभी तक कुछ नहीं हुआ। यही है कि मिसिंग लिस्ट में है राकेश्वर सिंह मिन्हास। सर्च ऑपरेशन जारी है, वो मिसिंग है, ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो माता जी, आप बताइए कि राकेश जो था, उनके पिता भी सीआरपीएफ में थे, वो भी सीआरपीएफ में भर्ती हुए। अगर मैंने बाकी बहुत से लोगों से बात की है, सब कह रहे हैं कि पूरा परिवार ही, जो आसपास के जो शरीक हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, वो भी फोर्सेस में ही हैं। तो एक माँ को कैसा इस समय लग रहा है कि बेटा अभी तक कोई खबर नहीं मिल रही? मेरे को ऐसे लग रहा है, बुरा लग रहा है, बेटा हमारा आ नहीं रहा अभी तक। टेंशन में बैठे हुए हम। अभी पूरा परिवार ही हमारा सीआरपी में था। चाचे इसके, वो भी सीआरपी में थे, और इसके पिता भी सीआरपी में थे। अभी उनकी डेथ हो गई थी पिताजी की, उसके बाद इनको भी उनकी जगह ही भर्ती कराया गया था। और अभी तो क्या सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से यही चाहते हैं कि हमारा अभी बेटा जल्द से जल्द वापस आए। जो सरकार की डिमांड है, उनकी डिमांड है, वो सरकार पूरी करेगी। सबसे बड़ा दंगल, 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव, लेकिन अब सबकी निगाहें पश्चिम बंगाल पर। 3 चरणों का चुनाव जहां खत्म हो चुका है, सभी नेता आज से चौथे चरण में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत के लिए प्रचार में जुटे हुए हैं। और इसी क्रम में गृह मंत्री अमित शाह आज अलग अलग इलाकों में रोड शो करने वाले हैं। सबसे पहले वो सिंगूर में रोड शो करेंगे, इसके बाद हावड़ा के डोमजोड़ पहुंचेंगे और वहां वो लोगों से मुलाकात करने वाले हैं, रोड शो भी करेंगे। और इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह हावड़ा में ही एक और जगह पर रोड शो करेंगे और पार्टी के लिए वोट की अपील करेंगे। शाम को करीब 5 बजे अमित शाह दक्षिण 24 परगना के बहलापुर जाएंगे और एक रोड शो करेंगे। चौथे चरण में 44 सीटों पर 10 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं और इसीलिए तमाम राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक अपनी अपनी पार्टी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। अमित शाह इसी कड़ी में आज एक के बाद एक रोड शो करने वाले हैं उस इलाके में, खासतौर पर जहां चौथे चरण में मतदान होना है। कुल मिलाकर 44 सीटों पर मतदान होगा और अमित शाह लगातार ये दावा कर रहे हैं
कि इस बार बीजेपी पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटों के साथ सत्ता में आएगी, लेकिन 3 चरण का मतदान अभी सिर्फ हुआ है। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान है और इसीलिए चौथे चरण के लिए पूरी ताकत झोंकते हुए हर राजनीतिक दल के नेता, उसी कड़ी में अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर कई जगह आज रोड शो करने वाले हैं। सबसे पहले रोड शो सिंगूर में होगा अमित शाह का और उसके बाद डोमजुड़ में भी रोड शो करते नजर आएंगे। कुछ जगहों पर वो लोगों से बातचीत करेंगे। अमित पांडे हमारे सहयोगी सिंगूर में ही मौजूद हैं, जहां पहला रोड शो अमित शाह का होने वाला है। अमित, जहां आप मौजूद हैं, रोड शो के जरिए क्यों बड़ी उम्मीद की जा रही है बीजेपी की ओर से कि अमित शाह की मौजूदगी और रोड शो उन्हें एक बड़ा फायदा पहुंचा सकता है? सिंगूर वही गढ़ है जिसको ममता बनर्जी से जहां पर उनकी राजनीतिक जमीन की शुरुआत हुई थी और यहां पर गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे लोगों ने यहाँ पर विशिष्ट परिधान पहनकर तैयारी की है। लगातार गृह मंत्री का रोड शो होता रहा है और दूसरे चरण के लिए, तीसरे चरण के लिए और अब चौथे चरण के लिए रोड शो वो ये करने वाले हैं। तो कोशिश यही है कि जो मजबूत गढ़ रहा है टीएमसी का, जहाँ पर बीजेपी की प्रेजेंस पहले नहीं थी, इस तरीके के रोड शो के जरिए वो जाए, अंदरूनी इलाकों तक घुसे और लोगों से संवाद करें। जी, और ये सिंगूर वो जगह है, बेहद खास जगह, जहां से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने के लिए एक बड़े आंदोलन को चलाया था ममता बनर्जी ने, लेकिन आज अमित शाह वहां अपनी पार्टी के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। देंगे वो अलग विषय है कि बंगाल के चुनाव ने दीदी को चंडी पूजा पाठ करने के लिए मजबूर कर दिया। यह है ताकत। लेकिन अगर वह अपने गुस्से को विकास पे नहीं उतारती, यहां के नौजवानों पर न उतारती, योजनाओं का लाभ यहां के नागरिकों को ईमानदारी के साथ देती, बंगाल में खुशहाली होती, हर तबका विकास के पथ पर आगे बढ़ता। लेकिन भाइयों बहनों, ये रुचि उन्होंने दिखाने का कार्य नहीं किया है और आज मैं आप सबको ये बताने के लिए, आश्वस्त करने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी यहां पर चाय बागान के जो हमारे श्रमिक हैं, यहां के जो कर्मी हैं, कार्य करने वाले लोग हैं, इनके हितों को पूरी तरह प्रतिबद्ध है, इनके हितों को संरक्षण देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।